हेलो स्टूडेंट, आज हम सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम के विषय में अध्ययन करेंगे। सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम ये इमाइल दुर्खिम ने प्रस्तुत किए थे। इमाइल दुर्खिम इन अवलोकन के नियमों के द्वारा सामाजिक तथ्य को किस तरह से उनका अध्ययन किया जाए, उनको कैसे समझा जाए और उन्हें किस प्रकार से समाजशास्त्र की विषय वस्तु बनाया जाए और समाजशास्त्र किस प्रकार से एक वैज्ञानिक उपागम को अपनाते हुए सामाजिक तथ्यों को एक वस्तु के रूप में समझते हुए उनका अध्ययन करें और वैज्ञानिक उपागम को किस तरह से अपनाए, जिससे समाजशास्त्र विषय की जो प्रकृति है, अध्ययन की जो प्रकृति है या उसकी जो पद्धति है वो वैज्ञानिक हो। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत बताई गई है। समाज के जो भी संवेग, मनोवेग, विश्वास आदि हैं उन्हें वस्तु की तरह समझना चाहिए, ये इमाइल दुर्खिम कहते हैं। ये दुर्खिम का सुझाव है। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य पर वस्तुओं के रूप में विचार किया जाए, मतलब कंसीडर सोशल फैक्ट्स एज थिंग्स के रूप में विचार करना चाहिए। दुर्खिम सामाजिक तथ्यों को यहाँ तक कि संवेग और मनोभावों को वैज्ञानिक पद्धति से देखना चाहते हैं। वे कहते हैं कि कई सामाजिक तथ्य मनोवैज्ञानिक होते हैं, लेकिन इनका उद्गम समाज की यथार्थता होती है। इसी कारण ये तथ्य सामाजिक तथ्य हैं। इमाइल दुर्खिम ये कहना चाहते हैं कि सामाजिक तथ्य का कई सामाजिक जो तथ्य वो मनोवैज्ञानिक होते हैं, लेकिन उनका जो उद्गम स्थल है वो तो समाज ही है, इसलिए इनको हम सामाजिक तथ्य ही कहेंगे। समाजशास्त्री पद्धति के कुछ नियम इमाइल दुर्खिम ने प्रस्तुत करे हैं। इन नियमों के अंतर्गत वो सामाजिक तथ्यों के अवलोकन को बताना चाहते हैं कि सामाजिक तथ्यों का अवलोकन किस प्रकार से किया जाए, जिससे अध्ययन में सुविधा रहे और समाजशास्त्र को एक उपयुक्त उपागम प्राप्त हो सके। इमाइल दुर्खिम से पहले अगस्त काम्टे व हर्बर्ट स्पेंसर ने वैज्ञानिक उपागम को महत्व दिया था, लेकिन इन्होंने कहीं भी जो सामाजिक प्रघटना है या समाज की जो अवधारणा है उसको कहीं भी वस्तु के रूप में कहीं भी उन्होंने प्रकट नहीं करा, एक अवधारणा के रूप में ही प्रकट करा। सर्वप्रथम इमाइल दुर्खिम ही ऐसे समाजशास्त्री थे जिन्होंने समाज को व सामाजिक तथ्यों को एक वस्तु के रूप में प्रकट करना चाहा और जो समाज में जो भी घटनाएं, प्रघटनाएं, संवेग, आवेग, मनोवेग, जो भी दशाएं हैं उन सबको एक वस्तु के रूप में प्रकट करके ये उन्होंने बताना चाहा है कि समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है, सामाजिक तथ्य, अगर हम उसको वस्तु के रूप में अध्ययन करेंगे तो हम वैज्ञानिक पद्धति को अपना सकते हैं और समाजशास्त्र को एक विज्ञान बना सकते हैं। ये इनका मुख्य उद्देश्य था। सामाजिक तथ्यों को वस्तु की तरह देखना चाहिए। सर्वप्रथम इमाइल दुर्खिम कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों को वस्तु की तरह ही देखना चाहिए। अगर हम सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह नहीं देखेंगे तो हम सामाजिक तथ्यों की सही व्याख्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सामाजिक जो तथ्य होते हैं उसके अंतर्गत वस्तुनिष्ठ तथ्य और व्यक्तिनिष्ठ तथ्य और व्यक्तिगत तथ्य, इंडिविजुअल तथ्य, तीनों तथ्यों से मिलकर सामाजिक तथ्य बनते हैं। हम सामाजिक तथ्यों में व्यक्तिगत चेतना को हम बिल्कुल महत्व नहीं देते हैं, हम सामूहिक चेतना को महत्व देते हैं और सामूहिक चेतना को महत्व देने के कारण जो सामाजिक तथ्य हैं
वो सामाजिक तथ्य ही होते हैं, ना कि व्यक्तिगत तथ्य होते हैं। इमाइल दुर्खिम व्यक्ति को गौण मानता है और समाज को सर्वोपरि मानता है। आपको मैंने आत्महत्या के सिद्धांत में बताया था कि इमाइल दुर्खिम आत्महत्या के जो कारण थे उसके लिए उत्तरदायी समाज को ही मानता है, ना कि प्राकृतिक कारणों को, ना व्यक्तिगत कारणों को, ना भौगोलिक कारणों को, ना पर्यावरणीय कारकों को। किसी को वो महत्व नहीं देता। वो मुख्य जो महत्व देता है आत्महत्या के लिए वह समाज को ही मानता है। समाज मतलब सामाजिक संबंधों को, वह व्यक्तिगत चेतना, सामूहिक चेतना को ही आत्महत्या के लिए जिम्मेदार मानता है। कुल मिला के इमाइल दुर्खिम कहता है कि समाज में व्यक्तिगत चेतना का कोई महत्व नहीं होता है। जो भी महत्व होता है वह सामाजिक चेतना का होता है। इसलिए समाज में सामाजिक तथ्य ही सर्वोपरि होते हैं और इनमें बाह्यता का और बाध्यता का गुण पाया जाता है। यही व्यक्ति से परे होते हैं, बाह्यता का मतलब, और बाध्यता का मतलब ये व्यक्ति पर दबाव डालते हैं। निश्चित व्यवहार करने के लिए व्यक्ति पर दबाव डाला जाता है। दूसरा इनका है सभी पूर्वग्रहों का उन्मूलन करना चाहिए। इमाइल दुर्खिम कहते हैं कि हमें जब सामाजिक तथ्यों का हम अध्ययन करते हैं तो पूर्वग्रह जो भी हैं उनको हमें त्याग कर ही हम सामाजिक घटनाओं या सामाजिक तथ्यों का हमें अध्ययन करना चाहिए। जब भी हम समाज की यथार्थ तक पहुंच सकते हैं। अगर हमने पूर्वग्रहों को, पूर्व विचारों को नहीं त्यागा तो हम समाज की वास्तविकता तक नहीं पहुंच सकते और समाज की जो विषय वस्तु है, सामाजिक तथ्य, उनको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनका अध्ययन या नहीं कर सकते या वैज्ञानिक उपागम को हम नहीं अपना सकते। क्योंकि विज्ञान में किसी चीज़ का अध्ययन किया जाता है और जो परिणाम आते हैं उस चीज़ का अध्ययन विश्व के किसी भी स्थल पर या कहीं भी आप जाके अध्ययन करोगे तो उसके वही परिणाम आएंगे। उसी प्रकार से पूर्व ग्रहों को भी त्याग कर हम अगर सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करते हैं तो उनके जो परिणाम आएंगे वो विश्वव्यापी आएंगे और सर्वव्यापी आएंगे। उनको सब जगह लागू किया जा सकता है। अध्ययन की विषय सामग्री, अगला जो इनका नियम है, अध्ययन की विषय सामग्री को परिभाषित करना चाहिए। इमाइल दुर्खिम कहते हैं कि डिफाइन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी, कि हमें जो विषय की हमारी सामग्री है, अध्ययन सामग्री है, उसको हमें परिभाषित करना चाहिए। अगर हमने उसको परिभाषित नहीं करा है तो हम उसको समझ नहीं सकते। जैसे हम अपराध की घटनाएं हैं, जिस तरह व्यक्ति को जैसे बुखार आना बीमारी के प्रतीक है, वैसे ही अपराध भी एक बाहरी लक्षण है। संस्कृति में एक श्लोक है जिसका अर्थ है कि क्या भूखा आदमी अपराध नहीं करता, इसी तरह अपराध तो एक बाह्य लक्षण है और इसका मूल कारण भूख है। मतलब वो कहते हैं कि इसका मूल अपराध तो एक बाह्य लक्षण है लेकिन इसका मूल कारण क्या है, भूख है। मतलब अपराध के जो कारण है ना, वो समाज में ही निहित है, ना कि बाहर है, व्यक्ति में निहित है। अतः अनुसंधान करता हुआ जिस सामग्री का वह अध्ययन करता है उसका सामाजिक तथ्य के संदर्भ में अर्थ प्रकट करना चाहिए कि जो अपराध है, क्या भूखा आदमी अपराध नहीं करता, इस तरह अपराध तो एक बाह्य लक्षण है ना, लेकिन मूल कारण क्या है, भूख है और मतलब आंतरिक। तो इसलिए समाज में जो भी घटनाएं घटित होती है, अपराध हुआ, आत्महत्या हुई या किसी प्रकार की हिंसा हुई, उसके सबके कारण किस में निहित है, समाज में। इमाइल दुर्खिम ये मानते हैं उनके सब कारणों को हम समाज में ही हमको ढूंढना चाहिए। अन्य कारकों को वो नकारते हैं या उनकी आलोचना करते हैं। अगला नियम है इनका, अध्ययन की विषय सामग्री को परिभाषित करना, अगला नियम है इनका, सामाजिक तथ्यों को व्यक्तिगत प्रकटीकरणों से प्रमुख करके अध्ययन करना चाहिए। इसमें ये कहना चाहते हैं कि व्यक्तिगत अभिरुचियां निश्चित रूप से व्यक्तिगत होती है, इन्हें सामाजिक तथ्य नहीं समझा जा सकता। मतलब जो व्यक्तिगत अभिरुचियां निश्चित रूप से व्यक्तिगत ही होती है, इन्हें हम सामाजिक तथ्य नहीं समझ सकते।
दुर्खिम कहते हैं व्यक्तिवाद के घोर विरोधी। दुर्खिम क्या थे? व्यक्तिवाद के घोर विरोधी थे। इसी कारण उनका आग्रह है कि वे वस्तुएं जो हर तरह से निजी हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए और बाह्य विशेषता केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है। अतः हमें उन विशेषताओं का विवेचन करना चाहिए जो मूलतः सामाजिक परिघटनाओं के निहित गुण हैं। दुर्खिम कहते हैं कि कोई भी घटना घटित हो रही है, जो बाहरी विशेषता है उनको हमको छोड़ देना चाहिए और उनकी जो घटनाएं घटित हो रही है उनके अंदर जो निहित गुण है हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। अब निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की स्वतंत्र अध्ययन पद्धति का निर्माण दुर्खिम समाजशास्त्र के लिए एक स्वतंत्र वैज्ञानिक पद्धति का निर्माण किया है। इमाइल दुर्खिम ने क्या करा है? समाजशास्त्र की एक स्वतंत्र अध्ययन पद्धति का निर्माण करा है। इमाइल दुर्खिम ऐसे समाजशास्त्री थे जिन्होंने एक स्वतंत्र वैज्ञानिक पद्धति का समाजशास्त्र विषय के लिए निर्माण किया है। विषयक पद्धति। इस ग्रंथ में इमाइल दुर्खिम सामाजिक पद्धति के जो नियम थे, इनका जो पुस्तक थी रूल्स ऑफ सोशलिजिकल मेथड, उसमें विषयक पद्धति। इस ग्रंथ में दुर्खिम ने जिस पद्धति का निर्माण किया है वह वस्तुनिष्ठ या विषयक है ना, ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए सामाजिक तथ्यों को वस्तु की तरह समझना, इसलिए सामाजिक तथ्यों को कैसे वस्तु की तरह समझना, वस्तु की तरह समझना चाहिए। अगला है इनका समाजशास्त्रीय पद्धति। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्यों की व्याख्या मानसिक संरचना के आधार पर नहीं वरन सामाजिक आधार पर ही की जा सकती है। इमाइल दुर्खिम कहते हैं कि समाजशास्त्रीय पद्धति में इमाइल दुर्खिम कहते हैं दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य की व्याख्या मानसिक संरचना या मनोवैज्ञानिकता के आधार पर नहीं वरन सामाजिक आधार पर ही की जा सकती है। इन सामाजिक तथ्यों को ही दुर्खिम समाजशास्त्र की विशिष्ट विशेष सामग्री मानते हैं। दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र को यथार्थ तथा विशेष विज्ञान के रूप में प्रकट होना चाहिए। ये समाजशास्त्रीय सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम में इमाइल दुर्खिम के विचार थे। इन्हीं नियमों के अंतर्गत उन्होंने सामान्य व व्याध के तथ्यों में भेद के नियम भी बताए थे, वो मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ। सामान्य तथ्य और व्याध के तथ्य। कुछ सामाजिक तथ्यों के विषय में और प्रकाश डालना चाहूँगा। सामाजिक जो तथ्य हैं, साधारण भाषा में हम ये कह सकते हैं कि इनमें वह संपूर्ण तथ्य आते हैं जो व्यक्तिनिष्ठ तथ्य सब्जेक्टिविटी फैक्ट्स, वस्तुनिष्ठ तथ्य ऑब्जेक्टिविटी फैक्ट व इंडिविजुअल फैक्ट्स व्यक्तिगत तथ्य, इन तीनों से मिलकर सामाजिक तथ्यों का निर्माण होता है। सामाजिक तथ्यों में बाह्यता का गुण पाया जाता है कि व्यक्तिगत चेतना से बाह्य होते हैं, कि उनमें सामाजिक चेतना का गुण पाया जाता है। व्यक्ति चाह के भी सामाजिक तथ्यों में परिवर्तन नहीं कर सकता। सामाजिक तथ्यों में बाध्यता होती है। सामाजिक तथ्य व्यक्तिनिष्ठ नहीं होते, वस्तुनिष्ठ नहीं होते और हर तरह से व्यक्ति के लिए बाहरी होते हैं, तो इनका व्यक्ति के व्यवहार पर पर्याप्त दबाव भी पड़ता है। सामाजिक तथ्यों की यह बाध्यता व्यक्ति के व्यवहार को समाज के मानक और मूल्यों के अनुरूप बनाने के लिए अभिप्रेरित करती है। व्यक्ति को एक माध्यम है, एक निमित्त है, उसे तो समाज द्वारा निर्धारित दशा और दिशा को स्वीकार करना है। इसी कारण दुर्खिम कहते हैं सामाजिक तथ्य कार्य करने का वह तरीका है जो व्यक्ति पर बाहर से दबाव डालने की क्षमता रखता है। व्यक्तित्व तो एक माध्यम है और सामाजिक तथ्य उनको समाज के मानक और मूल्यों के अनुसार उसको अभिप्रेरित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करने का उस पर क्या दबाव डालते हैं। सामाजिक तथ्य अधिवैयक्तिक हैं, है ना, सुपर इंडिविजुअल है सामाजिक तथ्य।
उनका कहना है कि व्यक्ति की चेतना तो होती ही है, लेकिन इस चेतना पर सामाजिक तथ्यों का दबाव इतना अधिक होता है कि व्यक्तिगत चेतना गौण हो जाती है। और यह है कि समाज में जितने भी सामाजिक संगठन होते हैं उन सब के काम करने की एक निश्चित पद्धति, नियम, उपनियम, परंपराएं होती है। ये सामाजिक संगठन विधि, धर्म, वित्तीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हर एक धर्म की पूजा और उपासना की एक निश्चित विधि होती है। वित्तीय संस्थानों के काम करने के औपचारिक तरीके होते हैं। ये सब सामाजिक तथ्य हैं और व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने की भूमिका इन संगठनों के हाथ में चली जाती है। मतलब व्यक्ति चाह के भी, मतलब सामाजिक तथ्य अधिव्यक्तिक होते हैं। व्यक्ति चाह के भी इन चीज़ों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। जो समाज के नियम है, उपनियम है, परंपराएं, उसके अनुसार ही व्यक्ति को व्यवहार करना पड़ता है, क्योंकि ये सारी जो शक्तियाँ हैं वह सामाजिक चेतना या समूह का उनको समर्थन प्राप्त होता है। और व्यक्तिगत जो चेतना है व्यक्ति वो गौण हो जाती है और सामूहिक चेतना सर्वोपरि होती है। उसके अनुसार ही उनको व्यवहार करना पड़ता है। अगली जो इनकी विशेषता है सामाजिक धारा, सोशल करंट। दुर्कीम कहते हैं जहाँ सामाजिक संबंधों को सरोकार औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों से होता है, वहीं इसका उद्गम सामाजिक धारा में भी हो सकता है। सामाजिक धारा से जनित सामाजिक तथ्य अपनी विशेष पहचान रखते हैं। ये इसलिए है कि जब कभी सामाजिक धारा समाप्त हो जाती है, व्यक्ति अपने आप अपनी व्यक्तिगत चेतना में पुनः आ जाता है कि जो सामाजिक तथ्य हैं उनका संबंध सामाजिक धारा से होता है। ऐसे सामाजिक तथ्यों को दुर्कीम सामाजिक धारा कहता है। जैसे दुर्कीम इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों का उद्गम स्थापित सामाजिक संगठनों में ही होता हो ऐसा नहीं। वे कहते हैं कि कुछ ऐसे भी सामाजिक तथ्य हैं जो सामाजिक संगठनों की तरह स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन उनका अन्य सामाजिक तथ्यों की तरह ही व्यक्ति के ऊपर वस्तुनिष्ठ होती है। ऐसे सामाजिक तथ्यों को दुर्कीम सामाजिक धारा कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक तथ्यों की तरह ही व्यक्ति, मतलब कुछ ऐसे सामाजिक संगठन होते हैं, कुछ ऐसे भी सामाजिक तथ्य हैं जो सामाजिक संगठनों की तरह स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन उनका अन्य सामाजिक तथ्यों की तरह ही व्यक्ति के ऊपर और वस्तुनिष्ठ होती है। मतलब उन पर उनका दबाव होता है, उनको हम सामाजिक धारा कहते हैं। अन्य विशेषताएं जैसे सामाजिक तथ्य विश्वास, अभिवर्तियाँ और समूह के व्यवहारों का सामूहिक पहलू है। सामाजिक तथ्यों के अंतर्गत विश्वास आते हैं, अभिवर्ती आती है, व समूह के व्यवहार आते हैं। सामाजिक तथ्य वस्तुतः सामाजिकता का गुण पाया जाता है। इसमें व्यक्तिगत व्यक्तिगतता का गुण न पाकर सामूहिक चेतना व सामूहिकता का गुण पाया जाता है। जैसे उदाहरण है, भारतीय समाज में अभिवादन करते समय महिलाएं पुरुषों से हाथ नहीं मिलाती, ये एक सामाजिक तथ्य है ना। इसकी एक ऐतिहासिकता है। इसी कारण पीढ़ी दर पीढ़ी संचार हुआ है। दूसरे शब्दों में सामाजिक तथ्य समाज की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। इसी कारण हम सामाजिक तथ्यों में सामाजिकता पाई जाती है। मतलब सामाजिक तथ्य हैं वो समाज की किसी न किसी प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, इसलिए सामाजिकता का उनमें गुण पाया जाता है। सामाजिक तथ्यों में सार्वभौमिकता होती है। मतलब सामाजिक तथ्य विश्व के हर समाज में पाए जाते हैं और उनमें बाध्यता व बाह्यता का गुण पाया जाता है। सामाजिक तथ्य वस्तु कार्य करने, सोचने व अनुभव करने के तरीकों को दुर्कीम सामाजिक तथ्य कहते हैं। सामाजिक तथ्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सामाजिक तथ्य हस्तांतरित किए जाते हैं। जैसे हमारे त्यौहार हो गए, होली, दिवाली त्यौहार, व्रत पूजन के समारोह और परंपरागत हमारे कानून है ना, अनौपचारिक हमारे नियम, ये सारी चीज़ें सामाजिक तथ्यों के रूप में होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में व्यक्ति इनको सामाजिकरण के द्वारा सीखता है। यहाँ हम इतना ही कह के मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। दुर्कीम सामाजिक तथ्यों में सामूहिक संवेग, विश्वासों, परंपराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, क्योंकि ये सामाजिक तथ्य हैं। दुर्कीम कुछ ऐसा नियमों का प्रतिपादन करते हैं जिनका अवलोकन करके हम सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं। ये इस सारे सामाजिक
तथ्यों के अवलोकन के नियम के अंतर्गत ये निष्कर्ष निकलता है कि इमाइल दुर्खिम सामाजिक तथ्यों को एक वस्तु की तरह समझना चाहते हैं, कुछ ऐसे नियमों को बनाना चाहते हैं जिनका अवलोकन करके हम सामाजिक तथ्यों को वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं। जिनको अगर हम सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन कर पाएंगे तो हम सामाजिक तत्वों वैज्ञानिक अध्ययन अगर हम करते हैं, वस्तु की तरह अगर उसका अध्ययन करते हैं, तो समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है, सामाजिक तथ्य, उनको हम वैज्ञानिक पद्धति से हम उनका अध्ययन कर पाएंगे। यही कुल उनका निष्कर्ष था। वो समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक पद्धति देना चाहते थे।